जैसे ही शौर्य अंदर आता है, उसकी नजर वाणी पर पड़ती है जो बेहोश जमीन पर पड़ी होती है। एक पल के लिए शौर्य का दिल जोर से धड़क उठता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो घबराकर दौड़ते हुए वाणी के पास जाता है, उसका सिर अपनी बाहों में उठा लेता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कांपते हाथों से वाणी के चेहरे को हल्के से थपथपाते हुए कहता है, जान उठो, क्या हुआ तुम्हें? वेकअप प्लीज, प्लीज आंखें खोलो ना। उसकी आवाज में घबराहट और दर्द साफ झलक रहा था। अब तक घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही उनकी नजर वाणी की हालत पर पड़ी, सबके चेहरे डर से सफेद हो गए। दादाजी कांपती आवाज में बोले, शौर्य, ये वाणी को क्या हो गया? उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई? ईशान भी घबराकर वाणी का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हो गया भाभी आपको? उठो ना भाभी। उसकी आवाज में बेचैनी और आंखों में आंसू थे। तभी ईशान की नजर वाणी के हाथों और चेहरे पर पड़ी। उसकी त्वचा पूरी तरह से लाल हो रही थी, जैसे किसी ने जलाया हो। गहरे निशान देखकर उसकी रूह कांप गई। भाई, ये निशान देखो। ये निशान कैसे हैं? उसने कांपती आवाज में कहा। शौर्य की नजर जैसे ही उन निशानों पर गई, उसका खून खौल उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वाणी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और डर एक साथ उमड़ आया। यह सब कैसे हो गया? आखिर किसने किया ये? उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था। शौर्य की नजर भी उन मिस्टीरियस मार्क्स पर पड़ती है। प्रकाश जी भी परेशान सा कुछ सोचते हुए कहते हैं, ये सब छोड़ो, हमें पहले वाणी को यहाँ से ले जाना चाहिए। वो वाणी की हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, या कहीं उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तभी उसकी ये हालत हो गई हो। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत अपना फोन निकालते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। शौर्य भी बिना समय गवाए वाणी को अपने हाथों में उठाकर तेजी से वहां से बाहर निकलता है। बाकी सभी पीछे पीछे घबराए हुए उनके साथ भागते हैं। शौर्य हाल में आते ही वाणी को सोफे पर लेटाता है। लविश जल्दी से पानी का गिलास शौर्य को देता है। शौर्य घबराते हुए वाणी के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, पर वो अभी भी होश में नहीं आती, जिससे सबकी चिंता और बढ़ जाती है। शौर्य बेचैनी से लगातार पानी के छींटे मारते हुए कहता है, उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ प्लीज। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलकती है। प्रकाश जी चारों ओर सबको देखते हैं और फिर शौर्य से कहते हैं, शौर्य, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, हमें वाणी को अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। प्रकाश जी की बात सुनकर सब सहमति में सिर हिलाते हैं और शौर्य को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी लगातार पानी के छींटों से वाणी की पलकें हल्की सी हिलती हैं। उसकी आंखों में थोड़ी हलचल होती है। ये देखकर सबके मन में एक उम्मीद सी जागती है। शौर्य की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो वाणी का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए भावुक स्वर में कहता है, उठो जान, देखो मैं हूं तुम्हारे पास, आंखें खोलो प्लीज। सबकी निगाहें वाणी पर टिकी होती हैं। सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वाणी धीरे धीरे अपनी आंखें आधी खोलती है। उसकी नजरें धुंधली होती हैं। वो चारों तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ साफ समझ नहीं आता। उसकी ब्रीथिंग भारी हो जाती है, जैसे उसे बहुत मुश्किल से सांस मिल रही हो। लेकिन एक चीज का एहसास उसे साफ होता है, जिसने उसका हाथ इतनी मजबूती से थामा है, वो शौर्य ही है। वाणी के होठ धीरे धीरे हिलने लगते हैं, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। उसकी विस्परिंग वॉइस सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी बेचैनी से शौर्य समझ जाता है कि वो कुछ जरूरी बात कहना चाहती है। शौर्य झट से उसका हाथ और कसकर पकड़ता है और अपना कान उसके होठों के पास ले जाते हुए कहता है, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? वाणी की बेहद धीमी और टूटी फूटी आवाज सुनते ही शौर्य की आंखों में हलचल होने लगती है। उसके एक्सप्रेशन अचानक बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ बहुत जरूरी बात याद आ गई हो। वो बिना एक पल गंवाए वाणी को अपनी बाहों में उठा लेता है और तेजी से स्टेयर्स की ओर बढ़ जाता है। यह देख सब चौंक जाते हैं। प्रकाश जी और ईशान एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। प्रकाश जी तुरंत बोल पड़ते हैं, शौर्य रुको, तुम उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे हो?
ईशान भी घबराकर शौर्य को आवाज देता है, भाई रुको, भाभी को कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन शौर्य किसी की बात नहीं सुनता। उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन होता है। वो सबको इग्नोर करते हुए वाणी को अपनी बाहों में भरकर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ईशान परेशान होकर शौर्य के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी दादाजी अपनी भारी आवाज में उसे रोकते हुए कहते हैं, ईशान रुक जाओ, शौर्य के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। सबकी आंखों में सवाल होते हैं, लेकिन दादाजी की गंभीर आवाज सुनकर सब एक पल को चुप हो जाते हैं। आखिर शौर्य वाणी को ऊपर क्यों ले जा रहा है? ईशान दादाजी के रोकने पर हैरानी से उनकी ओर देखता है और अधीर स्वर में कहता है, लेकिन दादाजी वो भाभी को कमरे में ले गए हैं, जबकि अभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दादाजी गंभीरता से ऊपर सीढ़ियों की ओर देखते हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और इस वक्त वो अपनी पत्नी के लिए जो सबसे बेहतर होगा वो वही करेगा। सब चुप हो जाते हैं। उनके शब्दों में एक अलग ही वजन था। आज यह सिर्फ वाणी की सेहत का सवाल नहीं था, यह सवाल उस रिश्ते का था जो अब एक नई गहराई ले रहा था। आज शौर्य की आंखों में जो प्यार उन्होंने देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। वो बेचैन था, परेशान था, सिर्फ इसलिए, एक इंसान के लिए, वाणी के लिए। सब वही रुक कर बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए। दूसरी ओर शौर्य वाणी को अपने कमरे में लाता है और बिना रुके सीधा बाथरूम में ले जाता है। वहां पहुंचते ही वो वाणी को अपनी बाहों से धीरे से नीचे खड़ा करता है, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं करता, जबकि ब्रीथ अभी भी तेज थी और शौर्य उसकी हालत को पूरी तरह समझ रहा था। शौर्य बिना देर किए शावर ऑन कर देता है और ठंडे पानी की बौछार दोनों पर गिरने लगती है। जैसे ही बर्फ से ठंडा पानी वाणी के शरीर पर पड़ता है, वो अचानक अंदर तक कांप जाती है। एक झटके में वो शौर्य की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और खुद को उसके सीने में छुपा लेती है। शौर्य भी बिना हिले डुले उसे अपनी बाहों में थामे रखता है। वाणी का शरीर भीतर से जल सा रहा था। उसकी बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ी हुई थी। ठंडे पानी की बूंदें उसके बर्निंग स्किन को छूकर जैसे राहत दे रही थी। शौर्य उसकी सांसों की हर हलचल को महसूस कर सकता था। वाणी की हल्की हल्की कंपन को वह महसूस कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि यह तरीका सही था। उसे बस इतना करना था कि वाणी को खुद से दूर नहीं जाने देना था। अब वाणी की हार्ट बीट इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी ही धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। उसके होंठों पर एक अनजानी गर्मी थी, जैसे कोई अदृश्य आग वहां जल रही हो। उसकी ब्रीथिंग तेज थी और उसका पूरा शरीर अभी भी ठंडे पानी की बूंदों में भीग रहा था, लेकिन उसके अंदर उठती गर्मी को यह ठंडा पानी भी नहीं बुझा पा रहा था। कुछ देर यूं ही शॉवर के नीचे खड़े रहने के बाद उसने धीरे धीरे अपने हाफ ओपन आईज को खोलने की कोशिश की। उसकी नज़र सामने खड़े शौर्य पर पड़ी, जो उसकी हर हलचल को गहरी निगाहों से देख रहा था। वाणी ने जैसे ही सिर उठाया, शौर्य ने भी झुककर उसकी तरफ देखा। इस वक्त वे दोनों शावर के नीचे पूरी तरह भीगे हुए थे। पानी की ठंडी बूंदें उनके चेहरे से होते हुए बह रही थी। वाणी की निगाहें शौर्य की आंखों में गहरी उतर गई और फिर वहां से बहते हुए उसके नाक से होकर उसके होठों पर जा ठहरी। शौर्य के माथे से होते हुए पानी की एक बूंद उसके लिप्स तक आई और वहीं ठहर गई। वाणी की इम्पल्सेस उसे अब रोक नहीं पा रही थी। उसने बिना कुछ सोचे शौर्य की शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़ी और उसे हल्का सा नीचे खींचा। खुद अपने टोस पर खड़ी होकर उसने अपना चेहरा उसकी ओर बढ़ाया। उसके दिल की धड़कनें अब और तेज हो गई थी। धीरे धीरे वो शौर्य के होठों के करीब आई और बिना कोई हेजिटेशन के उसने अपने सॉफ्ट लिप्स से उसके वार्म लिप्स को छुआ। उसे एक टच से ही वाणी के अंदर एक अजीब सा सेंसेशन दौड़ गया। उसकी पलकों ने खुद ब खुद झपकना बंद कर दिया और उसकी सांसों ने एक नई रिदम पकड़ ली। शौर्य पूरी तरह फ्रोजन था। वो इस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि वाणी क्या करने जा रही थी। लेकिन जब उसके होठों पर उस हल्के किस का एहसास हुआ तो उसका शरीर जैसे एक इलेक्ट्रिक वेव से कांप उठा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसने खुद पर
कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वाणी के लिए एहसास नया था लेकिन एडिक्टिव थी। वो इस पैशनेट मोमेंट में और गहरी ढूंढने लगी। धीरे धीरे वो अपने वाइल्ड इंस्टिंक्ट पर उतर आई। वो जेंटली बाइटिंग करते हुए शौर्य के होठों को टीज करने लगी, जैसे वो इस पल को और इंटेंस बनाना चाहती हो। शौर्य के अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उसने खुद को रोक रखा था। उसके लिए वाणी की सेहत सबसे ज़रूरी थी। वो उसे बिना उसकी इच्छा के हर्ट नहीं करना चाहता था, न आज न ही कभी। वाणी इस वक्त पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं थी। उसका शरीर अभी भी तेज बुखार से तप रहा था और ठंडे पानी की बूंदें उसके गर्म त्वचा से टकराकर सिजल पैदा कर रही थी। वो इस जलन से राहत पाने के लिए बस एक इंस्टिंक्ट के सहारे चल रही थी, और वो सहारा था शौर्य। उसकी सांसें तेज थी, हार्टबीट अनियमित हो रही थी, और उसका दिमाग किसी भी चीज़ को क्लियरली प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि शौर्य का स्पर्श उसे कुछ कंफर्ट दे रहा था, उसकी जलन को शांत कर रहा था। उसके अंदर का एक प्राइमल डिज़ायर जाग रहा था, लेकिन वो पैशन नहीं था, बल्कि एक अनकॉन्शियस क्रेविंग थी जो उसे शांत करने के लिए शौर्य के करीब खींच रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है, बस अपने अंदर उठ रही बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए शौर्य के करीब जा रही थी। शौर्य इस बदलाव को महसूस कर सकता था। वो जानता था कि वाणी अभी अपने सेंसेस में नहीं है, और जो भी हो रहा है वो उसकी कॉन्शियस चॉइस नहीं है। उसकी वाइल्ड एक्शंस को महसूस करके शौर्य के अंदर भी एक्साइटमेंट जागने लगी थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था कि ये रियल अफेक्शन नहीं, बल्कि वाणी के शरीर का रिएक्शन है, उसकी थकान और बुखार की वजह से है। शौर्य ने धीरे से वाणी को अपनी बाहों में और मजबूती से थाम लिया, लेकिन बिना उसे आगे बढ़ने देने के। उसने हल्की फर्म वॉइस में कहा, वाणी प्लीज आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। पर वाणी उसकी बात सुन भी रही थी या नहीं, ये कहना मुश्किल था। वह भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए उसकी शर्ट को कसकर पकड़े खड़ी थी, जैसे यही उसकी सेफ प्लेस हो। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसके सिर को सहलाया और बुदबुदाया, पागल लड़की, अब उसे वाणी को जल्द से जल्द बिस्तर तक पहुंचाना था ताकि वो प्रॉपर रेस्ट कर सके। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।